Dear students, today in this third lecture on this KTG topic, we'll be discussing these gas laws. जो हम गैस laws यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनको हम from the perspective of the results obtained from KTG, वहाँ से हम इनको डिस्कस करेंगे. जो हमने KTG से रिजल्ट्स मिले थे, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम यहाँ पे ये गैस लॉज जो है इनको डिस्कस करेंगे. वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला था, दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर. सो एक्सप्रेशन ऐसे आता था, P इट वाज इक्वल टू 1/3 mass of the gas divided by volume of the gas into VRMS square, or in terms of density we were writing it 1/3 rho VRMS square, और in terms of mass of the molecule हम इसी को ऐसे भी लिखते थे 1/3 टोटल मास ऑफ गैस के बदले हम लिखते थे मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय V इनटू VRMS स्क्वायर. ये रिजल्ट मिला था हमें, जो पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस KTG के थे, वहां से हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया था. अब इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे इन गैस लॉज को डिस्कस करने के लिए. सो लेट्स बिगिन विद बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ, देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, यहां से आप क्लियरली देख सकते हो. फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस, यानी मास जो है ये आप कांस्टेंट रखते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर. आपने पता है कल जब हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखा था, वहां पे आपने देखा था टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और it was proportional to VRMS square. Now, अब देखिए यहां पे बॉयल्स लॉ हमें कहता है for a given sample of a gas, that means this M is constant at constant temperature. constant temperature, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो इसका मतलब VRMS कांस्टेंट है, VRMS फिक्स्ड है. सो अब यहां पे देखें for a given mass of gas, M is constant at constant temperature, VRMS is constant, 3 is constant. So 3 constant, M constant, VRMS is constant. So P जो आएगा, P is equal some constant by V. So ये सिंपली यहाँ पे अगर हम ये रिजल्ट देखेंगे, हमें मिलेगा P is equal some constant divided by V. कहाँ पे? At constant temperature. And delta T is equal to 0 for a given mass of a gas. For a given mass of a gas. For a given mass of a gas at constant temperature, we have P, ये आ गया constant divided by volume. अब ये constant आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, PV इज इक्वल कॉन्स्टेंट. चले मैं कॉन्स्टेंट रखता हूं यहां पे, PV इज इक्वल कॉन्स्टेंट. और आप ये भी रख सकते हो P जो आएगा, P इज ये इक्वालिटी और कांस्टेंट के बदले आप प्रोपोर्शनलिटी यूज कर सकते हो. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. PV is equal constant और P is inversely proportional to volume. तो ये है बॉयल्स लॉ. देखो यहां से क्लियरली आ गया था इसी रिजल्ट से. फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस, M is constant at constant temperature, VRMS will be constant. So 3 is constant. Pressure is equal some constant by V. Pressure is equal constant by V. So ये V मैंने यहां पर लिया है, PV is equal constant, और ये constant और इक्वालिटी के बदले आप प्रोपोर्शनलिटी यूज कर सकते हो. ये प्रोपोर्शनलिटी यूज किया और यहाँ पे नीचे आ गया वॉल्यूम. सो ये है बॉयल्स लॉ. सो बॉयल्स लॉ हम स्टेटमेंट ऐसे देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम.
लेकिन कंडीशन से याद रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और मास ऑफ ए गैस फिक्स्ड होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे बॉयल्स लॉ। और समटाइम्स हम इसको ऐसे भी लेते हैं कि अगर हम फॉर ए गिवन गैस, फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ ए गैस एट सम स्टेज, अगर हम किसी वक्त देखते हैं उसका प्रेशर है P1 V1, तो उनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे वो कांस्टेंट आएगा, P1 V1 इज इक्वल कांस्टेंट। एट सम लेटर स्टेज पे हम देखेंगे, लेट्स सपोज उसका प्रेशर है P2, उसका वॉल्यूम है V2, तो फिर से जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे P2 V2 वो भी वही कांस्टेंट आएगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल सम कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल सम कांस्टेंट, इसलिए हम फिर लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल P2 V2, या मोस्टली आप लिखते हो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल P फाइनल V फाइनल। इस तरह से ये बॉयल्स लॉ जो है इन फॉर्म्स में हम लेते हैं। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, लेट्स सपोज यहाँ से वॉल्यूम यहाँ से प्रेशर, तो इसका जो है इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेटर ऑन हम इसका एप्लीकेशन पार्ट भी करेंगे, जहां मैं टेम्परेचर वैरी करूंगा, यानी एक स्टेज पे मैं कांस्टेंट टेम्परेचर T1 रखूंगा, फिर मैं दूसरे स्टेज पे टेम्परेचर T2 रखूंगा, तो फिर मैंने यहाँ पे प्लॉट्स शो करने, फिर आपने बोला T1 इस साइड से आएगा, इस पे ओवर कोइंसाइड होगा या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, वो आपने देखना है, वो मैं एप्लीकेशन पार्ट में कराऊंगा। इसी तरह हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या सैंपल का मास जो है वो चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमने देखना है यहाँ पे जो प्लॉट है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो वो हम लेटर एप्लीकेशन पार्ट में करेंगे। सो फिलहाल यहाँ पे जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रिलेशन है वो इनवर्स है, इसलिए इनका जो प्लॉट आएगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ये हो गया यहाँ पे बॉयल्स लॉ। अब इसके बाद है दूसरा चार्ल्स लॉ। सो अब हम दूसरा लॉ लेते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, देखो चार्ल्स लॉ फिर से आप इसी एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हो, क्या है, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, फिर से फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, सो एट कांस्टेंट प्रेशर that is delta P is equal to 0 for a given mass of a gas ये कंडीशन है यहाँ पे चार्ल्स लॉ के लिए। आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, मास आप फिक्स करते हो। ये जरा देखें यहाँ पे, वॉल्यूम में ऊपर ले जाता हूँ, प्रेशर हम नीचे लाएंगे, वॉल्यूम ऊपर जाएगा, V ऊपर ऐसे आएगा, इट विल बी 1/3 m/P VRMS square for a given mass of a gas, m is constant, at constant pressure P is constant, m constant, P constant, 3 constant, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। जो वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर, और VRMS स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। सो VRMS स्क्वायर के बदले आप सिंपली क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे टेम्परेचर, तो दैट मीन्स V जो आएगा V विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ये है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ यहाँ पे हमें यही बोलता है कि फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन्स में लेना हमने। सो दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू T, और हम ऐसे भी ले सकते हैं V इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, और इक्वालिटी इज इक्वल सम कांस्टेंट इनटू T, जो T है T को मैं नीचे ला सकता हूँ यहाँ पे, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं V/T इज इक्वल कांस्टेंट। और समटाइम्स आप ऐसे लेते हो, जैसे मैंने अभी बोला, आप एक स्टेज पे इस गैस को ऑब्जर्व करेंगे, लेट्स सपोज उस वक्त वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, तो जब आप इनका रेशियो लेंगे V1/T1 ये कांस्टेंट आएगा। फिर एट सम लेटर स्टेज आप इस गैस को देखेंगे, लेट्स सपोज उस वक्त वॉल्यूम था V2, टेम्परेचर था T2, फिर से जब आप लेंगे V2/T2 वो भी वही कांस्टेंट आएगा। सो दैट मीन्स V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। समटाइम्स आप इसको ऐसे भी ले सकते हो आप।
So these are the different forms of this चार्ल्स लॉ. ये चार्ल्स लॉ के हम different forms देते हैं. So इसका statement फिर हम क्या लिखेंगे? At constant pressure for a given mass of a gas, volume is directly proportional to temperature. Volume of gas is directly proportional to the temperature, absolute temperature. फिर से अगर आप यहाँ पे प्लॉट ड्रा करेंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ये देखिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. वॉल्यूम जो आएगा इट इज सम कांस्टेंट इनटू टी. सो इट इज सिंपली ए स्ट्रेट लाइन. ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप होगा c और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा 0. यानी ये ऑरिजिन से स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे v proportional to t at constant pressure and for given mass of a gas. लेटर ऑन मैं फिर से बोलूँगा एप्लीकेशन पार्ट में हम यहाँ पे ये प्रेशर के वैल्यूज़ डिफरेंट लेंगे, मास के वैल्यूज़ डिफरेंट लेंगे. फिर हम देखेंगे जो प्लॉट है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है. सो वो हम लेटर स्टेज में देखेंगे. फिलहाल ये इसका प्लॉट है और ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स आप ले सकते हो और ये इसका स्टेटमेंट आ गया. अब तीसरा लॉ है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर्स, और जिसको हम गेल-लुसाक्स लॉ भी बोलते हैं. चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर्स और गेल-लुसाक्स लॉ. थर्ड गेल-लुसाक्स लॉ. फिर से इसी रिलेशन से हम इसको भी यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं. देखो क्या है, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ पे हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं. सो फिर से फॉर ए गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मीन्स डेल्टा वी इज 0. कोई चेंज वॉल्यूम में आप नहीं लाते हो. डेल्टा मीन्स चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस. ये इसमें कंडीशन है. देखो फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो m इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट. तो ये सारे जो है ये कांस्टेंट आएंगे. सो p जो आएगा इट विल बी सम कांस्टेंट इनटू VRMS स्क्वायर. तो फिर हम क्लियरली यहां पे लिख सकते हैं जो P प्रोपोर्शनल है VRMS स्क्वायर. लेकिन जो VRMS स्क्वायर है इसका रिलेशन किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ. सो इस VRMS स्क्वायर के बदले में आप यहाँ पे टेम्परेचर लिख सकते हो. सो देयरफॉर जो P आएगा P विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो देयरफॉर जो गेल-लुसाक्स लॉ है, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर है, वो हम सिंपली कहेंगे यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और हम लिख सकते हैं P इज इक्वल सम कांस्टेंट इनटू T. जो T है मैं नीचे लिख सकता हूं. और आप यानी P/T इज इक्वल कांस्टेंट. या आप एक गैस को ऑब्जर्व कर रहे हो एट सम स्टेज, लेट सपोज उसका प्रेशर है P1, उसका टेम्परेचर है T1, तो वो उनका रेशो जो है वो कांस्टेंट आएगा. एट सम लेटर स्टेज जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका प्रेशर होगा P2, लेट सपोज इसका टेम्परेचर है T2, तो अब वो भी उसी कांस्टेंट के बराबर आएगा. सो जब उनका राइट हैंड साइड इक्वल आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. यानी P1/T1 इज इक्वल P2/T2. तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर्स या गेल-लुसाक्स लॉ. सो दैट मीन्स इसका स्टेटमेंट आप कैसे देंगे? आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस pressure is directly proportional to temperature. So pressure is directly proportional to the temperature. लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर याद रखना. सो अगर आप इसके लिए ग्राफ देखेंगे, सो P will be equal to some constant into T, constant
इंटू टी, यानी फिर से स्ट्रेट लाइन P इज इक्वल KT, P इज इक्वल सम KT, सो इट विल बी Y इज इक्वल mx प्लस C, m के बदले हैं यहाँ पे कांस्टेंट और C इंटरसेप्ट हम लिख सकते हैं 0, सो दैट मीन फिर से जब आप इसका प्लॉट देखेंगे प्रेशर यहाँ से टेम्परेचर, तो जो आएगा फिर से ऐसे आएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, स्ट्रेट लाइन, इसका इंटरसेप्ट 0 होगा यानी ऑरिजिन से स्टार्ट होगा और इसका स्लोप जो है वो ये कांस्टेंट आएगा, वो हम लेटर स्टेज एप्लीकेशन में देखेंगे क्या इसके आते हैं यहाँ पे ये स्लोप्स। और फिर जब आप यहाँ पे वॉल्यूम्स चेंज करेंगे, अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हो तो ये प्लॉट जो है ये शिफ्ट होगा अपवर्ड्स के डाउनवर्ड्स, वो हम लेटर स्टेज में देखेंगे। या अगर आप स्केल यहाँ पे चेंज कर लॉगरिथमिक स्केल पे आप जाते हैं तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लॉट जो है फिर लॉगरिथमिक स्केल में कैसा बिहेवियर शो करेगा वो भी हम उसमें देखेंगे। तो ये था यहाँ पे थर्ड लॉ, गay-Lussac's लॉ। अब इसके बाद है फोर्थ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। सो फोर्थ लॉ में हम देखेंगे एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, देखो एवोगैड्रोस लॉ क्या स्टेटमेंट देता है। इट स्टेट्स दैट एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट सेम pressure and temperature, ये कंडीशन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains equal number of molecules, और मोल्स भी हम लेते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। देखो ये आप ऐसे समझेंगे, लेट सपोज मैं दो गैस लेता हूं, एक गैस का प्रेशर है P एट टेम्परेचर T, उसके मॉलिक्यूल्स जो है N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ईच मॉलिक्यूल ऑफ मास M1 है, और VRMS स्क्वायर जो है हर किसी मॉलिक्यूल का VRMS जो है वो V1 है सपोज। अब इसी तरह दूसरा गैस में लेता हूं एट प्रेशर P, क्योंकि सेम प्रेशर पे रखना है, एट टेम्परेचर T, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लेता हूं, M2 मास ईच मॉलिक्यूल का है, और VRMS स्क्वायर ईच मॉलिक्यूल का है V2, VRMS ईच मॉलिक्यूल का है V2। तो अब ये प्रेशर एक्सप्रेशन देखें, एक के लिए जो प्रेशर आएगा वो कितना होगा, गैस, इस गैस के लिए जो प्रेशर आएगा वो होगा 1/3 M1 N1 बाई वॉल्यूम सपोज V है V1 स्क्वायर, ये एक गैस के लिए होगा। जो ये गैस है इसके लिए प्रेशर क्या होगा, 1/3 M2 N2 बाई इसका वॉल्यूम इनटू V2 स्क्वायर। देखो मैंने क्या रखा है, सिंस प्रेशर दोनों का इक्वल है इसलिए ये दोनों एक इक्वल आ जाएंगे। अब यहां पे मैंने इक्वल वॉल्यूम रखा है दोनों गैस का, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल रखता हूं, ये भी मैंने V रखा, ये भी मैंने V रखा। तो रिजल्ट क्या आना चाहे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 आना चाहे N2 के बराबर, वही हम देखेंगे आता है कि नहीं आता है। देखो 1/3 विल गो, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, सो यहां पे बचेगा N1 M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल N2 M2 V2 स्क्वायर। अगर मैं 2 मल्टीपल भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, अगर मैं 2 मल्टीपल भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगी यहाँ पे। नाउ ये देखें 1/2 M1 V1 स्क्वायर, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, 1/2 M2 V2 स्क्वायर, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस गैस के लिए, ये आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस गैस के लिए। अब हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं। कल आपने देखा था जो काइनेटिक एनर्जी है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इक्वल रखते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगी। अब कांस्टेंट टेम्परेचर आप लेते हो, जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन गैसेस के लिए इक्वल आएगी, because average kinetic energy only depends on the temperature, it is independent of the nature of gas
और प्रेशर और अदर थिंग्स, वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर भी सेम रखते हो दोनों गैसेस का, इस गैस का और इस गैस का अगर आप टेम्परेचर इक्वल रखते हो, जिसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस गैस की और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस गैस की इक्वल होगी, तो ये टर्म 1/2 m2v2 स्क्वायर और ये टर्म 1/2 m1v1 स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल आ जाएंगे, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। n1 किसके बराबर आएगा, n2 के बराबर। तो यही था क्या, एवोगैड्रोस लॉ। सो एवोगैड्रोस लॉ हम सिंपली कहेंगे एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हम सिंपली इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, इसको आप डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है गैस का वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स पे, दैट डिपेंड्स नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या यहां से भी आप लिख सकते हो, देखो V जो है V मैं ऊपर लिख सकता हूं, P नीचे लाएंगे हम। फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस M, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हो आप। ये यहां पे जरा देखें, ये VRMS कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, M1 N1 ये आएगा यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल आएगा, V के प्रोपोर्शनल। सो अगर हम यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं जो है वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इट विल बी प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ गया यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ। एन मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे या नंबर ऑफ मोल्स लेंगे वो एक ही बात है। सो अब इसके बाद है और एक लॉ दैट्स कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो अब हम लेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, देखो ये क्या कह रहा है कि when the gases are kept at same temperature and pressure, when the gases at same temperature and pressure diffuse डिफ्यूजन आपने पता है, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाता है, यानी एक साइड से किसी गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो वहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स या गैस पार्टिकल जो है वो डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। तो जब आप गैसेस को रखते हैं एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी दो गैसेस मैंने लिए एट सेम टेम्परेचर एंड एट सेम प्रेशर, तो जब वो डिफ्यूज करेंगे एक दूसरे की तरफ, the rate of diffusion is directly proportional to the root mean square speed or inversely proportional to the square root of density, their densities। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गैस में लेता हूं, उसका यहाँ पे जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेट सपोज बाय दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन आर डी मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये है यहाँ पे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, अगर ये एक्सप्रेशन या ये एक्सप्रेशन आप लेंगे, ये एक्सप्रेशन, सो VRMS जो आएगा, VRMS स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3p बाई रो, 3p डिवाइडेड बाई रो आएगा VRMS स्क्वायर, VRMS स्क्वायर इज इक्वल 3p बाई रो। जो VRMS आएगा, VRMS जो आएगा इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3p बाई रो। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो
जब आप सेम प्रेशर रखते हो, कांस्टेंट प्रेशर, P कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, तो ये VRMS जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। VRMS जो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी 1/ρ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही होता है, यानी आप दो गैसेस लेते हो, लेट अस सपोज एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1, तो दूसरे का है R2, ये आएगा प्रोपोर्शनल टू V1, लेट अस सपोज V1 है इसका RMS और R2 का VRMS है V2। तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर R1/R2 मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल सम कांस्टेंट आएगा, इज इक्वल सम कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट वो कैंसिल हो जाएंगे, वहां पे निकलेगा V1/V2। और V1 जो है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ρ1, V2 जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये इसका डेंसिटी ऊपर आएगा, आप ऐसे भी ले सकते हो। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS स्पीड और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये नीचे है, इसकी RMS स्पीड नीचे है लेकिन इसका डेंसिटी ऊपर आएगा। सो ये है यहाँ पे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। सो अब इसके बाद है और एक गैस लॉ दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। हम लास्ट वन लेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर मीन्स, अगर आप पहले पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करेंगे, पार्शियल प्रेशर मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब आप मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हो, आप एक कंटेनर लेते हो, इसमें आप मिक्सचर ऑफ गैसेस रखते हैं, फिर जो एक गैस वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम नाम देते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी जो इंडिविजुअल प्रेशर्स वहां पे वो गैसेस एक्सर्ट करेंगे, दोज आर कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर्स। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। तो अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही कहता है कि अगर आप एक कंटेनर लेते हो, लेट सपोज ये कंटेनर मैंने लिया है, इसमें मैंने मिक्सचर ऑफ गैसेस रखे हैं, इसमें मैंने मिक्सचर ऑफ गैसेस रखे हैं ऐसे, जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का, सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। अगर लेट सपोज प्रेशर ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, डी गैस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। यानी पहले प्रेशर ए का आप लेंगे, सो पी ए सपोज, फिर आप बी का प्रेशर मेजर करेंगे, सपोज इट इज पी बी, फिर आप सी का मेजर करेंगे, इट इज पी सी, फिर आप डी का मेजर करें, इट इज पी डी, तो फिर आप इनका सम लेंगे, जब आप इनका सम करेंगे दैट विल बी द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर exerted by a gas by a mixture of gases is equal to the sum of their partial pressures. The total pressure exerted by mixture of gases is equal to the sum of their partial pressures. So that is total pressure is equal to partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of C, partial pressure of D, so on and so forth. याद रखिएगा, इसको हम दूसरे वे से ऐसे भी अब स्टेटमेंट देते हैं, जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा यहाँ पे इन ए मिक्स, द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर्स exerted by individual gases occupying the same volume, इसका मतलब देखो क्या है, यानी फॉर एग्जांपल आप इस गैस ए को पहले लीजिए, आप बी सी और डी को यहां से बाहर निकालें,
इस ए की वजह से ये ए कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई करता है। तो आप देखेंगे इस ए का कितना प्रेशर आएगा उस टाइम। फिर आप ये ए बाहर निकालेंगे, आप खाली बी गैस रखेंगे। बी गैस अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा खाली गैस बी, तो इसका आप प्रेशर निकालेंगे। फिर आप इसी तरह बी के बदले में आप सी लेंगे, आप सी गैस भी आप इसमें खाली इतने बड़े कंटेनर में रखेंगे, सो आप सी का प्रेशर निकालेंगे। फिर आप ये डी गैस का इस पूरे वॉल्यूम में आप देखेंगे डी गैस जो है ये कितना प्रेशर ऑक्यूपाई यहाँ पे एक्सर्ट करता है, तो पी डी आ गया वो। फिर आप इन चारों को इसी कंटेनर में रखें, आप इक्वल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इंडिविजुअली में आपने रखे थे, जब आप इंडिविजुअली इनका प्रेशर मेजर करते थे, उतने ही वॉल्यूम में आप ये मिक्सचर भी आप रखें। तब जाकर जो उस मिक्सचर का जो प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स, वो इन इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम होगा। और आप ऐसे भी कह सकते, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द pressures exerted by individual gases when occupying the same volume, जब वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे इंडिविजुअल में भी जितना वो मिक्सचर में भी ऑक्यूपाई करते थे। यानी जितना वो टोटल मिक्सचर ऑक्यूपाई करता था वॉल्यूम, जितना टोटल वॉल्यूम वो मिक्सचर ऑक्यूपाई करता था, तो आप वहां पे देखेंगे जब आप इंडिविजुअल गैस को भी उतने वॉल्यूम में रखेंगे, जब आप उस इंडिविजुअल गैस को भी उतने वॉल्यूम में रखेंगे, तो फिर आप देखिए वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। फिर आप उन इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर आएगा उसका सम लेंगे, वो होगा किसके बराबर, जब आप उन चारों या सारे गैसेस को उतने ही बड़े कंटेनर में रखेंगे। सो दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सो दैट मीन्स आप ऐसे करेंगे, आप इस गैस ए को यहां से निकालेंगे, आप इतना वॉल्यूम बनाएंगे जितना ये था, इस ए का आप प्रेशर मेजर करेंगे पी ए। अब इसी तरह इस बी को आप यहां से निकालेंगे, आप इसको भी उतने ही बड़े कंटेनर में रखेंगे जितना ये बड़ा कंटेनर था, तो इसका पी भी आ गया। इसी तरह आप इतना बड़ा कंटेनर लीजिए, उसमें आप सी गैस रखें, आप उससे आप देखें कितना प्रेशर आता है पी सी। आप इसी तरह इस गैस डी को यहाँ से निकालें, इतने ही बड़े कंटेनर में आप रखें, तो जितना ये मिक्सचर का कंटेनर था, तो आप इसको देखें प्रेशर कितना है पी डी। तो ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए व्हेन ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मिक्सचर। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम occupied by the mixture. This is pressure by the gas C occupying the volume equal to the volume occupied by the mixture. This is pressure D, pressure of D, लेकिन कब, when occupying the volume equal to the volume occupied by the mixture। तो फिर जो ये प्रेशर होगा, ये प्रेशर होगा, ये प्रेशर होगा, ये प्रेशर, इन चारों का आप सम अप करेंगे, तो जो इस मिक्सचर का प्रेशर आएगा, फिर जो इस मिक्सचर का प्रेशर आएगा वो इनके इंडिविजुअल सम्स के बराबर आएगा। So this is Dalton's law of partial pressures. So it states that the total pressure of a mixture of gas is equal to the sum of the individual pressures. लेकिन कब, when occupying the same volume. So this is all about these gas laws. So अब हम यहाँ पे देखेंगे ideal gas equation. So ideal gas equation को अब हम derive करेंगे यहाँ पे using these gas laws. So ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन हमने डिराइव करनी है यूजिंग गैस लॉस। पहले बॉयल्स लॉ से, फ्रॉम बॉयल्स लॉ हमें क्या मिला था, प्रेशर और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फ्रॉम चार्ल्स लॉ से हमें क्या मिला था, वॉल्यूम is directly proportional to temperature. Avogadro's law से हमें क्या मिला था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं ये लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हो। तो ओवरऑल जब हम इन तीनों को यहां पे कंबाइन करेंगे फ्रॉम द थ्री इक्वेशंस, जब हम इन तीनों को यहां पे कंबाइन करेंगे, V जो आएगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू NT बाई P, और इस प्रोपोर्शनल के बदले हम कांस्टेंट लेते हैं, ये P में यहां पे ले जाऊंगा, चलो V इज इक्वल्स, हम कांस्टेंट के B में लिखूंगा NT और डिवाइडेड बाय P।
अब इस P को मैं यहां पे ले सकता हूं, PV कितना आएगा, N KB T। ये KB जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने लिया, KB इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। प्रोपोर्शन का नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के भी यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और इसको मैं यहां पे इसको हम नाम देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो n है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये इक्वेशन जो है ये है आइडियल गैस इक्वेशन, ये है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन याद रखना जो n है यहां पे, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आपको याद होगा नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, तो आपने पता है कि नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर ये हम इन डिटेल कल डिस्कस करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर। तो अब अगर मैं ये इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, n के बदले अगर मैं n इंटू ए रिप्रेजेंट करूंगा, तो मुझे मिलेगा यहां पे जो PV आएगा, इट विल बी, n के बदले मैं क्या लिख सकता हूं अब, n इंटू एन ए KB और T। n के बदले मैंने नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर लिखा है। नाउ ये एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है, KB भी कांस्टेंट है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे वो भी एक कांस्टेंट आता है। सो ये आता है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R भी एक कांस्टेंट आता है, इस R को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये R जो है इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आता है, कितना आता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सो यहां पे याद रखिएगा ये n जो है ये क्या देता है, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब आप आइडियल गैस इक्वेशन को, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन आप PV इज इक्वल NKBT भी लिख सकते हो और PV इज इक्वल NRT भी लिख सकते हो। खाली याद रखना है, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो आप ये इस फॉर्म में लिखेंगे, NKBT, KB रखेंगे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो आप लिखेंगे फिर इस फॉर्म में, NRT फॉर्म में, वेयर जिस R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N जो है ये नंबर ऑफ मोल्स देता है। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। दिस इज वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर आप यहां पे साथ रखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर यहां पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, फिर आप इस KB के बदले R लिखेंगे, यानी फिर आप इसको ऐसे लिखें, PV इज इक्वल NRT। तो अब ये कंफ्यूजन आपने नहीं रखना है। अब ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये KB हम उस वक्त साथ रखते हैं अगर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये R हम उस वक्त साथ रखते हैं अगर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन हम लेते हैं, इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स भी लेते हैं फिर। सो अगर आप चाहें तो इसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स भी दे सकते हो आप, लाइक
सो आइडियल गैस इक्वेशन को फिर से मैं पहले बताऊंगा। आइडियल गैस इक्वेशन आप कहाँ से लाएंगे? गैस लॉ से। आपने पता है बॉयल्स लॉ से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, चार्ल्स लॉ से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एवोगैड्रोस लॉ से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप इन तीनों को यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू NT by P। इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले मैंने एक कांस्टेंट लिया है KB, दिस इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन डिवाइड बाय प्रेशर। ये प्रेशर मैंने ऊपर लिया, PV इज इक्वल NkBT। ये आ गया एक फॉर्म। अब KB के बदले आप ये N के बदले आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पे NaKBT। तो फिर Na और KB कांस्टेंट है, इसके बदले मैंने R सब्स्टिट्यूट किया तो PV आ गया NRT। ये भी है आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो आप ऐसे भी ले सकते हैं आप। चले मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले PV इज इक्वल NkBT। यहां पे N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PV इज इक्वल NRT, वर्ड जो ये N है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PV इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, आप लिखेंगे टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, M मोलर, मास ऑफ 1 मोल दैट इज मोलर मास इनटू RT। और आप इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल, ये देखो वॉल्यूम मैं नीचे लाऊंगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो इट इज रो RT डिवाइडेड बाय आएगा फिर ये M मोलर, मोलर मास। आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो इसको। प्रेशर इज इक्वल P इज इक्वल टू रो RT बाई M, M इज मोलर मास यहाँ पे। अब इसी तरह मॉलिक्यूलर मास फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लिखें मास ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो फिर आप इसको आप लिख सकते हो उस फॉर्म में भी। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस आइडियल गैस इक्वेशन। या इसमें और भी फॉर्म्स में आप इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मोलर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, मोलर डेंसिटी में आप लिख सकते हो, या मॉलिक्यूलर डेंसिटी में आप लिख सकते हो, नंबर डेंसिटी में। सो N बाई V आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम नंबर डेंसिटी बोलेंगे। तो फिर आएगा P इज इक्वल NkBT, लेकिन N रिप्रेजेंट करेगा फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह यहाँ पे आप लिख सकते हो P इज इक्वल NRT, वायर N आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उस फॉर्म में भी ले सकते हो। लेकिन आप इन जनरल याद रखिएगा ये दो फॉर्म्स, फिर आप कोई भी फॉर्म जो है वो इससे आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये फॉर्म हम तब लेते हैं जब N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फॉर्म हम तब लेते हैं जब N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम डिफाइन करेंगे, दैट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, now we know that in a gas the molecules are in random motion. So अगर मैं एक गैस यहाँ पे लेता हूँ, सपोज यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है उस गैस में, और मॉलिक्यूल्स जो है इस गैस के वो रैंडम मोशन में होते हैं। सो ड्यूरिंग दीज रैंडम मोशंस ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। सो लेट अस सपोज ये मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ से निकला, इसके साथ यहाँ पे कोलाइड हो गया, इसने λ1 डिस्टेंस ट्रेवल की है। उसके बाद यहाँ पर ये मॉलिक्यूल निकला और यहाँ पर इसके साथ ये इसने कोलाइड किया। लेट सपोज इस कोलिजन में इसने λ2 जो है डिस्टेंस ट्रेवल की है। उसके बाद ये चला गया और ये इसने इसके साथ यहाँ पे कोलाइड हो गया। लेट सपोज λ3 डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, फिर यहाँ से निकला, सो ये यहाँ पे चला गया। लेट सपोज λ4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है कोलिजन तक, फिर यहाँ से निकला और यहाँ पे आ गया।
लेट्स सपोज लैम्बडा 5 डिस्टेंस ट्रेवल की है कोलिजन तक, फिर यहाँ से निकला और यहाँ इसके साथ कोलाइड हो गया, लेट्स सपोज लैम्बडा 6 डिस्टेंस ट्रेवल की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So that means since the molecules in a sample of gas are in random motion. So अब यहाँ पे देखें, ये कोलिजन्स के बीच में इसने लैम्बडा 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे लैम्बडा 2 की ट्रेवल किया, यहाँ पे लैम्बडा 3, इस कोलिजन में लैम्बडा 4, इस कोलिजन तक लैम्बडा 5, इस कोलिजन तक लैम्बडा 6. तो अब ये डिस्टेंसेस जो है ये डिफरेंट है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द कोलिजन्स आर नॉट इक्वल. अब हम क्या करते हैं, अब हम इन्हीं डिस्टेंसेस का एवरेज लेते हैं, इनका हम एवरेज निकालते हैं, तो उसी को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं. सो मीन फ्री पाथ हम डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द molecules between two successive collisions. So that means mean free path is defined as the average distance traveled by a molecule between two successive collisions. So अगर आप यहाँ पे मीन फ्री पाथ निकालेंगे, इट विल बी लैम्बडा इज इक्वल, लैम्बडा मीन मीन फ्री पाथ, इट विल बी इनका एवरेज, इट विल बी लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस सो ऑन प्लस लैम्बडा n डिवाइडेड बाई कितने कोलिजन्स होंगे, लेट्स सपोज n नंबर ऑफ कोलिजन्स. सो इस तरह से हम मेन फ्री पाथ निकालते हैं. मेन फ्री पाथ सिंपली है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. और इसका जो एक्सप्रेशन आता है, इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे आता है, लैम्बडा इज इक्वल 1 बाई रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, वायर डी जो है ये डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. जो एन है यहाँ पे इट्स नंबर, चलो मैं इसको एन डी से एन वी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा. एन वी रिप्रेजेंट्स number of molecules per unit volume, यानी NV जो है, NV इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n डिवाइडेड बाई V. सो ये अगर आप देखें इस साल का जो नीट पेपर था उसमें ये डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन आया था. मीन फ्री पाथ के लिए एक्सप्रेशन क्या आती है, इट इज सिंपली 1 बाई रूट 2 पाई NV डी स्क्वायर. तो इसको हम कभी कभी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लेते हैं इस एक्सप्रेशन को. चले अब आपने पता है यहाँ पे अगर आप इसको लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, आप लैम्बडा इज इक्वल 1 बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर. ये एन वी मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन डिवाइडेड बाई वी, उस वी को मैं ऊपर ले सकता हूँ या यहाँ पर भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है. Now, by ideal gas equation, PV is equal to N KB T. PV is equal to N KB T. So, अब जो ये N है यहाँ पे, N के बदले आप क्या लिख सकते हो, PV by KB T is equal to N. तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ये, so lambda will be equal to V divided by root 2 pi D square. N के बदले हम क्या लेंगे, PV by KBT. वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसल्स आउट, ये KBT ऊपर जाएगा, लैम्बडा विल बी इक्वल टू KBT डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर P. आप इस फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं आप. सो जनरल एक्सप्रेशन है इसके लिए ये 1 बाई रूट 2 पाई NV डी स्क्वायर, वायर NV रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, D रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. सो NV के बदले में ले N डिवाइडेड बाई V, वो मैंने लिखा N डिवाइडेड बाई V मैंने ऊपर लिया. सो फिर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, रूट 2 पाई डी स्क्वायर. N के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, PV बाई KBT. सो KBT ऊपर जाएगा, वॉल्यूम कैंसिल होगा, तो KBT डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू P. तो ये भी आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हो. Where P represents the pressure of the gas, T represents its temperature, KB is Boltzmann constant, D is diameter. और यहाँ पे ये NV आप रखेंगे याद, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, D is diameter of the each molecule. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे लैम्बडा जो आएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर.
at constant temperature. At constant temperature for a given molecular size जो है lambda, it is inversely proportional to pressure. और आप लिख सकते at constant pressure for a given size of a molecule जो lambda है it is directly proportional to temperature. यानी जितना temperature आएगा, अगर pressure आप constant रखते हो, अगर आप pressure constant रखते हो, अगर आप temperature बढ़ाते हो तो mean free path भी ज़्यादा होगी. या अगर आप temperature constant रखते हो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो जाएगी. यानी वहाँ पे फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, तो मीन फ्री पाथ डिस्टेंस जो है ये डिक्रीज हो जाएगी उस टाइम में. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मीन फ्री पाथ. सो अब इसमें रह गया यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम करेंगे RMS स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड जहाँ हम डिफाइन करेंगे, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.